हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की। यस, ग्रामर का हमारा पहला टॉपिक हम करने वाले हैं आज, फिगर्स ऑफ स्पीच। ये टॉपिक बहुत ही कॉमन है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये पोयम को एक बहुत ही अलग सा फीलिंग देता है, ड्रामेटिक इफेक्ट्स देने में काम आता है। हम अगर आप बहुत अच्छे से उससे फेमिलियर हो जाओ तो अपने लाइफ में भी, आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत तरह के होते हैं, बहुत ज्यादा तरह के अलग अलग होते हैं। लेकिन मैंने बेस्ट ऑफ 20 जो मोस्ट कॉमन है, जो सबसे ज्यादा आपके सिलेबस में इस्तेमाल होंगे, जो आपके पोएम्स में आपको देखने मिलेंगे, वो मैंने सिलेक्ट किए हैं, जो मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करूंगा, उसके एग्जाम्पल्स दूंगा। एंड आपको फिर एज अ प्रैक्टिस, एज अ एक्सरसाइज, आपको अपने जितने भी हमने पोएम्स अब तक कर ली है उसमें वो सारे फिगर्स ऑफ स्पीच ढूंढना है। एंड उसको आप कमेंट में बताइए मुझे, या शेयर करिए अपने आंसर्स बेसिकली कमेंट में सारे। सो ये हम करेंगे आज। सो लेट मी शेयर क्विकली द पीडीएफ। पीडीएफ क्रिएट किया है मैंने अपने फ्रेंड के हेल्प से। एंड सो दिस इज द पीडीएफ, फिगर्स ऑफ स्पीच। ओके, सो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। ओके, सो फिगर्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज अ फिगर्स ऑफ स्पीच? लेट्स टॉक अबाउट दैट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज समथिंग जिससे हम किसी चीज में ड्रामेटिक इफेक्ट, हमारे हमारे पोएम्स में, हमारे राइटिंग्स में ड्रामेटिक इफेक्ट डालना चाहते हैं। कोई वर्ड हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है। ओके, सो वो फिगर्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। Let's read that. A figure of speech is a word or a phrase that gives the sentence a special effect by using words in a distinctive or a poetic way. Though there are hundreds of figures of speech, here we shall concern ourselves with few important ones. तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है। आप एग्जाम्पल देखोगे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है एंड बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, सो लेट्स रीड इट। हंड्रेड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन हम सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड ही पढ़ने वाले हैं। मैंने 20 फिगर्स ऑफ स्पीच लिख के रखे हैं। सो सबसे पहले तो फिगर्स ऑफ स्पीच के क्लासिफिकेशन अगर मेन थोड़ा सा करा जाए तो 5 ग्रुप्स में उसे हम थोड़े बहुत डिवाइड कर सकते हैं। सारे नहीं है, लिमिटेड है, लेकिन जितने हैं मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिसेम्बलेंस और सिमिलैरिटीज, यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें हम सिमिलैरिटीज की बात करते हैं, कोई सेम चीज की कंपैरिजन की बात करते हैं, रिजेम्बलेंस की बात करते हैं, तो वैसे वैसे फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से हैं? तो सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी एटसेट्रा, ये सारे जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच है वो सिमिलैरिटीज, रिजेम्बलेंस के बेसिस पे बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, यानी अब इसमें डिफरेंस होना चाहिए, सिमिलैरिटी उसका ऑपोजिट डिफरेंसेस। तो यहाँ पे डिफरेंसेस वाले कौन से सिमिलीज हैं? एंटीथीसिस, पैराडॉक्स, एपिग्राम, ऑक्सीमोरॉन, आयनी, यूफेमिज्म, लिटोटिस एटसेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स कैसे अरेंज किए गए हैं, वर्ड्स का अरेंजमेंट के ऊपर भी फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। सो ऑन दैट बेसिस कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं? इंटरोगेशन, एक्सक्लेमेशन, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स, टोटोलॉजी, हाइपरबोल, ट्रांसफर्ड एपिथेट एटसेट्रा। जिसमें से आई एम श्योर आपको इंटरोगेशन और एक्सक्लेमेशन, ये फिगर्स ऑफ स्पीच पता ही होगा। सबसे कॉमन है एक्सक्लेमेशन। आप जो वर्ड एक्सक्लेमेशन साइन के साथ जो हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं, सरप्राइज के लिए, अमेजमेंट के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, सो वो आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पता ही होगा। सो वो जो होता है वो फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। लाइक ओ गॉड, व्हाट अ ट्रेजेडी। सो ये एक्सक्लेमेशन, ये क्या है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ओके, सो वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ, ये वर्ड्स के अरेंजमेंट के ऊपर आया। ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, तो साउंड, अलग अलग साउंड के बेसिस पे फिगर्स ऑफ स्पीच का कौन से आते हैं? सो एलिट्रेशन, ओनोमटोपिया, पन एटसेट्रा। सो ये सारे साउंड के बेसिस पे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन और सब्स्टिट्यूशन, दैट इज सिनेक्डिकी, मेटोनिमी एटसेट्रा। सो ये कुछ टाइप्स मैंने खाली ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग कैटेगरीज बेसिकली डिवाइड करके बताया था। ये बस एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक तरह से आपको। मेन हब हम एग्जैक्टली वो सारे फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है ये हम देखेंगे। सो फर्स्ट है सिमिली, सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला
सिमिली, सिमिली के अंदर जैसे कि आप नाम से ही थोड़ा सा गेस कर सकते हो कि हम सिमिलर, सिमिलैरिटी की बात करने वाले हैं। इट इज अ टाइप ऑफ सिमिलर, सिमिलैरिटीज की बात करता है, रिजेम्बलेंस की बात करता है। तो यहाँ पे कैसे, वो किस तरह के सेंटेंसेस हैं। तो अ फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड फॉर डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ थिंग्स, जिसमें डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाए, उसे हम कहते हैं सिमिली। फॉर एग्जाम्पल, इसमें वर्ड्स यूज्ड फॉर कंपेयरिंग, इसमें कंपेयर करने के लिए कौन से वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएंगे, एज एंड लाइक। ये वर्ड्स अगर आपको सेंटेंस के अंदर दिख गए, इट मींस इट इज अ एग्जांपल ऑफ सिमिली। सिमिली का ये फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल होगा अगर आपको एज एंड लाइक ये वर्ड आपको दिखता है। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल देखेंगे, द कैट लर्क्स इन द शैडोज लाइक अ थीफ। तो यहाँ पे कैट कैसे, कैट का मूवमेंट कैसा होता है शैडोज में, यानी कि डार्क में उसका मूवमेंट कैसा होता है, एक चोर की तरह चुपके से साइलेंटली विदाउट आवाज किए वो घूमती है अंधेरे में। तो कैट को डायरेक्ट कंपेयर किया गया है थीफ, एक चोर के साथ। तो लाइक अ थीफ, लाइक वर्ड आ गया, उससे आपको क्लिक हो जाना चाहिए। इट इज काइंड ऑफ अ ट्रिक। आपको लाइक आया मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये सिमिली का एग्जाम्पल है फिगर ऑफ स्पीच का। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, यू वर एज ब्रेव एज अ लायन, यानी अब जिसको भी, जो भी पर्सन है उसको कंपेयर किया गया है डायरेक्ट लायन के साथ। लायन जितना ब्रेव है उसकी ब्रेवरी के साथ कंपेयर किया गया है। सो एज वर्ड आया, अगेन इट्स अ ट्रिक कि एज वर्ड आया तो आपको पता होना चाहिए इट इज अ सिमिली, फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल। सो यू वर एज ब्रेव एज अ लायन। फिर एज बिजी एज अ बी, ये भी बहुत कॉमन सा सेंटेंस है, फ्रेज है जो यूज किया जाता है। जो इंसान, एक हनी भी बहुत ही बिजी रहती है पूरा दिन नेक्टर कलेक्ट करने में। सो यहाँ पे हनी जिस तरह से बिजी होती है, वैसे अगर कोई आदमी या कोई पर्सन बेसिकली बिजी रहता है दिन भर, तो उसके रेफरेंस में हम ऐसा कह सकते हैं कि दैट मिस्टर शर्मा इज ऑलवेज एज बिजी एज अ बी, यानी कि हमेशा वो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। तो यहाँ पे मधुमक्खी के बिजीनेस से कंपेयर किया गया है। सो अगेन इट इज सिमिली। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है, मेटाफोर में अब एक तरह से सिमिली जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर हम लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लाइक एंड एज वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, सो ये चीज इनडायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ थिंग्स हो गई। सो लेट्स सी दैट the figure of speech is used for indirect comparison of things. It can be referred to as informal simile, in which words like, as are omitted. तो ये वर्ड्स नहीं आएंगे, एक तरह से सिमिली जैसा था वैसा ही है, लेकिन ये वर्ड्स इस्तेमाल किए बिना मैं कंपेयर कर रहा हूं। लेट्स सी द एग्जांपल, को ज्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल, लाइफ इज अ गिफ्ट टू बी यूज्ड एवरी डे। अब यहाँ पे लाइफ को ये गिफ्ट को कंपेयर किया गया कि गिफ्ट की तरह होता है हमें, जो दिन भर लाइक एवरी डे हमें जो जीना है खुशी से, एक गिफ्ट की तरह उसे, गिफ्ट को पाके हम कितने खुश हो जाते हैं, गिफ्ट को किस तरह से संभाल के उसको यूज करते हैं, लाइक राइट। तो लाइफ भी एक गिफ्ट है। तो लाइफ और गिफ्ट को कंपेयर किया गया है। द स्नो इज अ व्हाइट ब्लैंकेट। अब व्हाइट ब्लैंकेट से कंपैरिजन किया गया है स्नो का। तो स्नो, जब स्नोफॉल हो जाता है तो ये सेंटेंस आप इस्तेमाल कर सकते हो कि देयर वाज द लास्ट नाइट इट स्नोड एंड इट वाज लाइक द व्हाइट ब्लैंकेट ऑन द बेड। तो इतना स्नो गिरा कि ऐसा लग रहा था मानो व्हाइट ब्लैंकेट बिछा दी गई है पूरे ग्राउंड पे, वैसा। सो स्नो को व्हाइट ब्लैंकेट से कंपेयर किया है without using the words like, as. Okay, she is a shining star। अब shining star जैसा होता है उससे कंपेयर किया गया है किसी पर्सन को, that she is a shining star। तो स्टार से कंपैरिजन किया गया है without using the words like and as। so ये होता है मेटाफोर। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है, लेट्स सी। एलिट्रेशन बहुत ही सिंपल सा है, जिसके अंदर रिपीटेशन ऑफ लेटर, वर्ड्स रिपीटेशन आते हैं, तो उसे एलिट्रेशन कहा जाता है। सो एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ साउंड्स, लेटर्स, मोस्टली लेटर्स का होता है ये। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल्स।
Let's read that. Repetition of same letter at the beginning of two or more words. Let's see the examples. He fell flat on his face. तो इसमें देखिए f, f, तो f is repeated, the sound of f is repeated, तो इस तरह को हम alliteration कहते हैं. May he sit still, they said. इसमें देखिए sit still said, तो s, the sound of s is repeated. Okay. थर्ड वाला एग्जांपल है where the mind is without fear, तो where और without, where व w, the sound of w is repeated. Okay. ये कुछ एग्जांपल मैंने आपके पोएम्स में से लिए हैं ताकि आप उसको ज्यादा समझ सके. So that was alliteration, repetition of letter or word. ओनोमेटोपिया, इसके अंदर हम साउंड जो एक्चुअल प्रोड्यूस होते हैं वो हम यूज करते हैं, जैसे कि द बेल रैंग डिंग डोंग, तो बेल का साउंड कैसा होता है, राइट, वो मैंने वर्ड अगर यूज कर दिया डिंग डोंग. ओके. द स्नेक हिस्ड एट मी, तो स्नेक्स का साउंड कैसा होता है, हिसिंग का साउंड होता है, राइट. तो वो मैंने एग्जैक्ट जो साउंड होता है वो मैंने यूज किया वर्ड में, सेंटेंस में, तो उसे ओनोमेटोपिया कहा जाता है. दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स इवोक द साउंड ऑफ एक्चुअल थिंग दे रिफर टू और डिस्क्राइब. तो जो एक्चुअल चीज है उसी को हम साउंड क्रिएट करते हैं. द बॉम्ब ब्लास्टेड बूम, तो बूम जो साउंड है, तो बॉम्ब का साउंड में बताने की कोशिश कर रहा हूं, राइट. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. द कार हॉर्न बीप्ड लाउडली, तो हॉर्न को हम, हॉर्न के साउंड को क्या करते हैं, बीपिंग. सो द कार हॉर्न बीप्ड लाउडली, तो बीप्ड इज अ साउंड. सो ओनोमोटोपिया का एग्जांपल हो गया ये. माय टीथ चैटर्ड आफ्टर ए कोल्ड शावर, तो चैटरिंग जो होता है, चैटर्ड यानी कि दांत ऐसे हमारे जो साउंड करता है, उसको हमने बताया है कि दांत आवाज कर रहे थे, चैटरिंग साउंड कर रहे थे आफ्टर द कोल्ड शावर. नेक्स्ट एग्जांपल है द बीज बर्स्ट, तो बी जो साउंड करती है, बर्जिंग का जो साउंड करती है, सो उसको हमने डायरेक्ट यूज किया हुआ है. सो अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ ओनोमोटोपिया. एक और बात मुझे बतानी, फिगर ऑफ स्पीच एक ही सेंटेंस, एक ही टाइप ऑफ, कोई भी जो अगर कोई आप सेंटेंस ले रहे हो तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर एक ही टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच हो. एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच भी नजर आ सकता है. तो ये बात भी क्लियर हो, कोई भी हमेशा कंपलसरी नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही फिगर ऑफ स्पीच हो. ओके. फिफ्थ वाला है रिपीटेशन. रिपीटेशन में पूरा का पूरा वर्ड्स रिपीट हो जाते हैं एंड एक से ज्यादा वर्ड्स जनरली होते हैं. सो इन दिस मोड ऑफ स्पीच द वर्ड्स आर रिपीटेड ट्वाइस और मोर. एग्जांपल, वी रिजॉल्व टू बी ब्रेव, वी रिजॉल्व टू बी गुड. तो देखिए वी रिजॉल्व टू बी, वी रिजॉल्व टू बी, ये रिपीट ही हो गया पूरा, तो इसे रिपीटेशन का एग्जाम्पल कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल कहते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे. इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, तो इसमें भी इट वॉज द ऑफ टाइम्स, इट वॉज द टाइम्स, ये रिपीट हो रहा है. ओके. सो अगेन रिपीटेशन का एग्जाम्पल हो गया ये. थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे. इट्स ओके नॉट टू बी ओके, तो ओके ओके ये रिपीट हो रहा है. ओके. सो अगेन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन. पर्सोनिफिकेशन, ये भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है, फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत ही कॉमन. 6 नंबर पे पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन नाम से ही बहुत सारी चीजें आप नाम, उसके नेम से ही याद कर सकते हो. इतने सारे फिगर्स ऑफ स्पीच है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है अगर आप उसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस ना करो, अच्छी तरह से बार बार उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स ना देखो, तो कंफ्यूजन हो जाता है. लेकिन थोड़े वर्ड्स को अगर तोड़ लो, वर्ड्स के मीनिंग समझ लो, तो उससे आप थोड़ा याद रख सकते हो. मैं मोस्टली वैसे ही ट्रिक इस्तेमाल करता था. पर्सोनिफिकेशन यानी पर्सन, तो पर्सन से उसका क्वालिटी कंपेयर किया गया है. किसी भी चीज का क्वालिटी में ह्यूमन क्वालिटी दे दो किसी चीज को, तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. लेट्स रीड दैट. This is used when we attribute some human characteristics to something non-human or to represent an abstract quality in human form. तो कोई नॉन ह्यूमन चीज को मैं ह्यूमन क्वालिटीज दूं तो उसे मैं पर्सोनिफिकेशन कहूंगा. नाउ इसका मीनिंग जैसे ही एग्जांपल रीड करेंगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा. लेट्स रीड द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, समटाइम्स वी यूज फ्रेजेस लाइक द थर्स्टी ग्राउंड. अब थर्स्टी तो इंसानों की क्वालिटी होती है, इंसान या लिविंग चीज जो होते हैं वो थर्स्टी होते हैं.
ग्राउंड थर्स्टी होता है क्या? नहीं, बट आई कुड यूज दिस स्टेटमेंट एज इट वाज सच अ ड्राई सीजन दैट द ग्राउंड वाज थर्स्टी। तो ग्राउंड थर्स्टी है बारिश के लिए, उसे बारिश चाहिए, तो मैं थर्स्टी का जो वर्ड है जो इंसानों के लिए या लिविंग चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, उसको मैंने ग्राउंड के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन, द थर्स्टी ग्राउंड, assigning the human characteristics of being thirsty to a barren or a dry land. और एग्जांपल्स देखेंगे, the car danced across the icy road. Now dancing तो humans कर सकते हैं, राइट, बट कार को मैं डांसिंग, यानी कार मेरा बहुत आइसी रोड है तो उसपे स्लिपरी हो रहा होगा, तो कार का मूवमेंट पूरा डांस जैसा लग रहा होगा। तो ये चीज अगेन अ ह्यूमन क्वालिटी ऑफ डांसिंग इज गिवन टू द कार। नेक्स्ट एग्जांपल, द मून स्माइल्ड एट द स्टार्स इन द स्काई। तो ये सारे लाइंस आप देख के समझ सकते हो कि ये सब हम पोएम्स वगैरह में, फिगर्स ऑफ स्पीच मोस्टली पोएम्स वगैरह में इस्तेमाल की जाती है टू गिव ड्रामेटिक इफेक्ट्स टू इट और गिव अ स्पेशल मीनिंग टू इट। तो मून स्माइल्ड एट द स्टार्स इन द स्काई, तो स्टार्स को देखकर मून ने मुस्कुराया। तो मून सच में थोड़ी मुस्कुराता है, राइट? स्माइलिंग इज अ क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन, तो ह्यूमन एट्रीब्यूट इज गिवन टू मून। तो अगेन पर्सोनिफिकेशन, उसे हमें, उसको, मून को हमने पर्सन की तरह ट्रीट किया, ऐसा इसका मतलब होता है पर्सोनिफिकेशन। द फ्लावर्स वेर बेगिंग फॉर वाटर। अब देखिए, बेगिंग अगेन क्वालिटी हम ह्यूमंस को बोलते हैं कि ह्यूमन बेगर बेग करता है, राइट? लेकिन हम फ्लावर्स वेर बेगिंग फॉर वाटर, इसका मीनिंग एक्चुअली क्या होता है पहले वो समझते हैं। मीनिंग ये होता है कि फ्लावर्स को पानी चाहिए, राइट? बहुत समझो 2-3 दिन से पानी नहीं मिला है तो वो एकदम मुरझा रहे, तो दे आर बेगिंग फॉर वाटर। नाउ ये कंडीशन बताने के लिए मैंने एक ऐसा सेंटेंस फ्रेम किया जिसमें मैंने ह्यूमन क्वालिटी फ्लावर्स को दे दी, द फ्लावर्स वे बेगिंग फॉर वाटर। तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स को मैंने पर्सन में क्रिएट कर दिया, सो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। आई होप ये एग्जाम्पल से आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। मेरा ये आपको एडवाइस रहेगा कि आप ये सारे वीडियो पॉज कर करके ये सारी चीजें लिख ले, आप एक नोट्स बनाएं तो आपको बहुत हेल्प होगा। 7th वाला है हाइपरबोल। हाइपरबोल में ये भी अगेन मैं इसको नाम से ही याद करता था कि इसका मीनिंग क्या है। हाइपर यानी हाइपरबोल यानी कि ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के, एग्जैजरेट करके बोलना, एग्जैजरेट करके बोलना। जैसे हम कहते हैं कि तुम्हें मैंने 1000 बार कहा है कि ऐसे मत करो। नाउ ये स्टेटमेंट हम इतनी बार ऐसे यूज करते हैं या सुनते हैं, एक्चुअल में 1000 बार बोला होता है कोई चीज, ऐसा हमने कोई बात बोली होती किसी को नहीं करने को या करने को? नहीं ना, 1000 बार एक्चुअल में 1000 टाइम्स तो काउंट नहीं हुआ रहता है। तो ये होता है बढ़ा चढ़ा के बात करना, एग्जैजरेशन, एग्जैजरेट करना यानी बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो हाइपर बोले यानी कि बढ़ा चढ़ा के बोलना। A figure of speech used to exaggerate a particular thing or an event in the statements। तो किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए हाइपरबोल कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, बियॉन्ड द टाउन इन द मून वॉश्ड ग्रास। तो अब यहाँ पे बोल रहे कि बियॉन्ड द टाउन यानी कि शहर के उस पार, जहां पे ग्रास को मून वॉश्ड ग्राउंड यानी कि मून ने ग्रास धोया होगा क्या? ऐसी कोई चीज पॉसिबल है क्या? ये एग्जैजरेशन है। किस चीज का एग्जैजरेशन है? कि चांदनी इतनी फैली हुई है पूरे ग्रास के ऊपर। ये आइडिया बताने के लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया? मून वॉश्ड ग्रास। दिस इज एन ऑब्वियस ओवर स्टेटमेंट सजेस्टिंग दैट द ग्रास वॉज वॉश्ड विथ मून। तो ग्रास ऐसी शाइनी हो रही थी मानो उसको मून से धोया गया है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये एग्जैजरेशन है। So that is an example of hyperbole. और दो एग्जाम्पल देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप अ ईयर। तो अब कह रहे हैं कि मैं इतना थका हूं यार, मैं साल भर सो जाऊंगा। तो ये एग्जैक्टली हिंदी में कन्वर्जन करने पे उसका ज्यादा सेंस तो बिल्कुल नहीं बनता, इंग्लिश में ही इसके ज्यादा मीनिंग सेंस बनते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए हिंदी में पूरा कन्वर्ट कर रहा हूं, बट ये एग्जैजरेट हो गया कि इतना वो थक चुका है कि वो कह रहा है कि मैं साल भर सो जाऊंगा, बट एक्चुअल में साल भर सोना पॉसिबल है क्या? नहीं। सो दैट्स एन एग्जैजरेशन ऑफ अ स्टेटमेंट कि वो कितना टायर्ड है। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला है, द फूड वॉज सो हॉट माई ईयर्स वे स्मोकिंग। तो खाना इतना गर्म था कि मेरे कानों से धुआं निकलने लग गया। तो
तो ये एग्जैजरेशन हो गया, राइट? इतना रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज एग्जैजरेशन कि वो कितना हॉट फूड उसने खा लिया किसी ने। सो अगेन आई होप आपको समझ में आ रहा है। एट्थ, टोटोलॉजी। टोटोलॉजी में क्या होता है कि जब हम एक ही चीज को अलग अलग वर्ड से बताना चाहते हैं, मीनिंग दोनों का सेम होता है, लिटरल मीनिंग्स दोनों के सेम होते हैं, लेकिन हमने वही आइडिया, वही कुछ बात को बताने के लिए हमने दो अलग अलग वर्ड्स या तीन अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल किया होगा। दैट्स अ टोटोलॉजी। दिस इज मेंट फॉर रिपीटिंग द सेम फैक्ट और सिमिलर आइडियाज यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स। तो सेम चीज को बताने के लिए मैं अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करूंगा, वो दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम ही होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सो आई वुड बी फिट एंड लीन नाउ। ये कह रहा है कि मैं अच्छा खासा फिट और लीन हो जाऊंगा। फिट और लीन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। फिट और लीन होना दोनों का मतलब यही होता है कि फिजिकली वो फिट है, लीन है, परफेक्ट शेप में है। सो दोनों परफेक्ट शेप का आइडिया, हेल्दी लाइफस्टाइल का आइडिया, फिट एंड लीन, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करके एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। इट इज द प्रिविलेज एंड बर्थराइट ऑफ एवरी मैन टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज विदाउट एनी फियर। तो अब अगेन एक अपना इसका मीनिंग पहले बताता हूं कि एक प्रिविलेज है कि हर एक आदमी अपनी आइडियाज को शेयर कर सके विदाउट एनी फियर, कोई डर के बिना। नाउ प्रिविलेज और बर्थ राइट, यहाँ पे दोनों एक ही मीनिंग होता है। प्रिविलेज का मतलब भी वही होता है, बर्थ राइट का मतलब भी वही होता है कि एक इनेट क्वालिटी ही है इंसान की कि वो अपनी आइडियाज को एक्सप्रेस करे विदाउट फियर। तो उसका राइट है, वो उसका हक है। तो ये हक, राइट, ये सारे आइडिया को बताने के लिए प्रिविलेज वर्ड इस्तेमाल किया गया है, बर्थ राइट वर्ड इस्तेमाल किया गया है। एक और एग्जांपल देखेंगे। इट वाज एडिक्वेंट इनफ। तो एडिक्वेंट का मीनिंग भी इनफ ही होता है। इनफ का मीनिंग इनफ यानी अच्छा खासा, संतुष्ट, पूरा हो चुका है। इनफ, इट इज इनफ। सो इट वाज एडिक्वेंट इनफ। एडिक्वेंट का मीनिंग भी इनफ ही होता है। तो एक ही आइडिया के लिए दो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। सिनेक्डिकी। सिनेक्डिकी क्या होता है? नाउ इसके अंदर हम लोग कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो पार्ट ऑफ समथिंग होता है और वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कुछ बड़े आइडिया को, बड़े ऑफ अ होल। सो किसी होल यानी कि बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई छोटा वर्ड, उसका कोई पार्ट इस्तेमाल करते हैं। ये पढ़ेंगे एग्जांपल तो ज्यादा क्लियर होगा। लेट्स रीड इट। Synecdoche can be used as a literary device in order to refer to a whole, by just referencing a part of that thing. तो पूरे होल को रिफर करेगा, खाली मैं उसका पार्ट इस्तेमाल करूंगा। सो लेट्स रीड द एग्जांपल। फॉर द एग्जांपल, पहले ओके, रिया इज आउट अर्निंग द ब्रेड एंड बटर। नाउ इसका मीनिंग क्या है? रिया इज आउट अर्निंग द ब्रेड एंड बटर का मीनिंग, ब्रेड एंड बटर जो है इसका मतलब एक्चुअल में सिर्फ ब्रेड और बटर खरीदने के लिए वो अर्निंग कर रही है। इसका मतलब ब्रेड और बटर यानी उसको जितनी भी चीजें चाहिए खरीदने के लिए, इंपॉर्टेंट है उसके लाइफ में जीने के लिए, वो सब कुछ कमाने के लिए, वो सब कुछ खरीदने के लिए वो अर्न कर रही है। तो रिया इज आउट अर्निंग द ब्रेड एंड बटर। इट मींस सिर्फ वो ब्रेड और बटर, सिर्फ ये दो चीज नहीं, ब्रेड बटर एक पार्ट है। वो किस चीज का पार्ट है? वो जितनी चीजें खरीदना चाहती है उस चीज का पार्ट को डिस्क्राइब करता है। So for example, the term bread and butter refers to all the things that one can buy with their wages. जो पैसे से जो भी चीज खरीद सकते हैं, ब्रेड एंड बटर में वो सब कुछ आ जाता है। और एग्जांपल देखेंगे। He has many mouths to feed. अब many mouths to feed का मतलब उसके पास बहुत सारे मुंह है खिला जिसको खाना देना है, ऐसा नहीं। इट मींस बहुत सारे लोग उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि बहुत सारे घर पे फैमिली मेंबर्स हैं जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जिनको उन्हें खिलाना है, कमा के खिलाना है। तो ही हैज माउथ, पार्ट हो गया, पूरे बॉडी का पार्ट हो गया, पर्सन का पार्ट हो गया माउथ। तो माउथ्स यानी कि बहुत सारे पर्सन को यहाँ पे, तो होल का पार्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग रिफर करने के लिए होल को। ओके, ही हैज मेनी माउथ्स टू फीड। लास्ट एग्जांपल देखेंगे। डू यू लाइक माय न्यू व्हील्स। तो ये भी बहुत कॉमन फ्रेज है। डू यू लाइक माय न्यू व्हील्स मतलब कि होता है कि कार की बात कर रहा है, उसमें एक्चुअली कोई टायर खरीदा हुआ व्हील्स नहीं है, वो उसने कार खरीदी है, तो वो क्वेश्चन कर रहा है, डू यू लाइक माय न्यू व्हील्स, क्या आपको मेरी नई गाड़ी अच्छी लगती है। सो ये अगेन व्हील्स एक पार्ट है, होल यानी कार के एक पार्ट है जो रिप्रेजेंट करते हैं। ओके,
10th वाला है एपिस्ट्रोफी। एपिस्ट्रोफी क्या है, लेट्स सी दैट। ये भी बहुत लाइक आपने देखा होगा, जाना होगा, बस आपको पता नहीं होगा कि ये भी फिगर ऑफ स्पीच होता है। When the writer of any text or poetry addresses an imaginary, inanimate or absent person, it is known as apostrophe. तो जब कोई राइटर और पोएट अपनी राइटिंग में, पोइट्री में ऐसे पर्सन को एड्रेस करता है जो एक्चुअल में तब है नहीं, या कोई इनएनिमेट यानी कि रियल में पर्सन या कोई वैसा नहीं है, इमेजिनेटिव चीज है, इमेजिनेटिव चीज है, वो उसको एड्रेस करता है, सो उसे एपिस्ट्रोफी टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओ लॉर्ड हेल्प मी से नो। तो अब ओ लॉर्ड यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, भगवान को एड्रेस कर रहे हैं हम लोग, राइट। सो ये वहां पे एक्चुअल में भगवान का, हमें भगवान हम बोलेंगे लाइक भगवान का, वैसी बात हो जाएगी, राइट। सो ओ लॉर्ड यहाँ पे भगवान को बोला गया है, सो यहाँ पर एपिस्ट्रोफी टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ओ मून गिव मी ए बास्केट फुल ऑफ मून लाइट। तो नाउ मैं मून से बात कर रहा हूं, मैं मून को कह रहा हूं कि मुझे थोड़ी सी अपनी चांदनी दे दो। तो एक्चुअल में क्या मून से लाइक मून चांदनी वैसे देता है क्या, लाइक बास्केट फुल ऑफ, नहीं। तो मैंने मून से मैं बात कर रहा हूं इमेजिनेटिव वे में, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो गया मेरे लिए वो, सो उसे मैं एपिस्ट्रोफी कहता हूं। एक और एग्जांपल मैंने लिया जो आपके पोएम से ही है, इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। ये आपके पहले पोएम में से था जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, सो उसमें से ये मैंने लाइन ली है। अगेन इसमें माय फादर किसको बोला गया है, माय फादर ऑलमाइटी को बोला गया है, उसे हम कह रहे हैं कि भगवान, फिर से अगेन भगवान गॉड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो एपिस्ट्रोफी टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है, जिसके अंदर हम किसी को एड्रेस करते हैं जो एक्चुअल में मौजूद नहीं है या इमेजिनेटिव है। 11th टाइप है आयरनी। आयरनी ये भी बहुत कॉमन है, ये बहुत सारे मूवीज एंड लाइक जिसने इंग्लिश मूवीज या सीरीज वगैरह देखते रहोगे, आयरनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जिसमें हम एक्चुअल में वो नहीं कहते हैं जो हम मीन करते हैं। सार्केज्म टाइप भी हम इसे कहते हैं। आयरनी में ऑपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारा रियल मीनिंग होता है उसके ऑपोजिट वर्ड्स हम बोलते हैं जनरली। So irony क्या है? Let's see that in this mode of speech, the real meanings of the words used are different from the intended ones, implying what is said might be entirely opposite of what is meant. तो अब कह रहे हैं कि इसके अंदर वैसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके एक्चुअल वो मीनिंग नहीं है, उसके पीछे कुछ और मीनिंग है, ज्यादातर उसका पूरा ऑपोजिट मीनिंग होगा जो मैंने बोला होगा। दैट इज अ आयरनी। आयरनी के टाइप्स होते हैं, सिचुएशनल आयरनी होता है, लिटरेरी आयरनी होता है। तो यहाँ पे पहला वाला लिटरेरी आयरनी का एग्जांपल लिया हुआ है। ये सिचुएशन आपको पहले समझनी कि ये सेंटेंस कब इस्तेमाल होगा। तो समझो एक ऑफिसर ने किसी टैक्सी ड्राइवर को कोई मामूली सी चीज के लिए रोक लिया और उसका लाइसेंस ले लिया। तो टैक्सी ड्राइवर को ऐसे में क्या होगा, उसे गुस्सा आएगा, राइट, वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन वो क्या कहता है, व्हेन अ पुलिस ऑफिसर टुक ए टैक्सी ड्राइवर्स लाइसेंस ही सेड थैंक यू ऑफिसर फॉर टेकिंग माय लाइसेंस। तो ये सच में थैंक यू बोल रहा है क्या उसको? नहीं, ही इज टेलिंग थैंक यू ऑफिसर फॉर टेकिंग माय लाइसेंस। तो ये आयरनी है, इट इज अ लिटरल आयरनी। इसे सार्केज्म भी कहा जाता है कि हम ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहे फ्रॉम आवर वर्ड्स। सिचुएशनल आयरनी हो जाएगी जिसमें सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये तो बहुत ही ऑपोजिट चीज हो गई, आयरनी की बात हो गई। अ पायलट हैज अ हाइट फियर ऑफ हाइट्स। अब पायलट का काम ही उड़ना है और उसको ही हाइट से डर लग रहा है, तो ये तो कितनी वियर्ड बात हो गई, राइट, फनी सी बात हो गई, आयरनी बात हो गई। सो ये ऑपोजिट आइडिया आ गया अगेन। द पायलट हैज अ फियर ऑफ हाइट्स। द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड। अब पुलिस का काम है लोगों का रॉबरी बचाना, खुद ही रॉब्ड हो गए, तो ये अगेन आयरनी वाली बात हुई। इट इज अ सिचुएशनल आयरनी। द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड। 12th वाला है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म भी अगेन आप ये देखे होंगे बट आपको अगेन पता नहीं होगा कि ये यूफेमिज्म होता है। यूफेमिज्म के अंदर हम कोई जो बहुत ही भारी बात, मतलब कोई ऐसी बात होगी जिसे हमें थोड़ा इजीली कन्वे करना है, मतलब हमें सामने वाले को हर्ट नहीं करना है, या हमें किसी भी तरह से इमोशनली कोई इमोशंस ऐसे नहीं हर्ट कर देने हैं बात बोलते बोलते कि सामने वाले को बुरा लग जाए। तो उसकी जगह पे हम थोड़ा सा
अलग तरीके से वर्ड्स हम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका आपके फ्रेंड का या कोई आपके रिलेटिव का किसी का डेथ हो गया रहेगा, तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि हाँ वो मर गया, आप क्या कहोगे, आप हाँ वो अब नहीं है, ऐसा आप कुछ कहोगे, राइट। आप ऐसा नहीं कहोगे हाँ वो तो मर गया, ऐसा नहीं बोलोगे, राइट। सो ये जो हमने वर्ड मर गया की जगह पे जो दूसरा वर्ड यूज किया और हमने बोला कि नहीं वो अब नहीं है, तो वो समझ जाएगा कि व्हाट डज दैट मीन, राइट। तो उसे यूफेमिज्म कहा जाता है। लेट्स रीड इट। यूफेमिज्म, दिस इज यूज्ड व्हेन वी फील द नीड टू एक्सप्रेस समथिंग माइल्डली इंस्टेड ऑफ यूजिंग द हार्श और अनप्लेजेंट वर्ड्स। तो हार्श वर्ड्स और अनप्लेजेंट वर्ड्स यूज करने के बजाय हमें कोई चीज माइल्डली, हल्के से बतानी होगी, स्ट्रांगली नहीं, माइल्डली बतानी होगी। एग्जांपल्स देखेंगे। ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ, तो देखो ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ, अगर ये वो मर गया से बेटर है ना, ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ। और ही पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ सेइंग ही इज डेड, वो मर गया, ही इज डेड, उसकी जगह पे हमने क्या बोला, ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ और ही पास्ड अवे। तो ये वर्ड्स जो है हमने ही इज डेड की जगह पे इस्तेमाल किया, जो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं, इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को हम कहेंगे यूफेमिज्म। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। His specially abled son did very well in his life. Now, specially abled किसे कहा जाता है जनरली? हैंडीकैप्स एंड डिसेबल्ड को। पहले हैंडीकैप्स और डिसेबल्ड ही कहा जाता, लेकिन अभी ऐसा बोलोगे तो लोग थोड़ा सा आपको देख, हैंडीकैप हैंडीकैप बोला, किसी को हैंडीकैप, जो हैंडीकैप होता है उसे हैंडीकैप बोला नहीं जाता, राइट। ऐसी बात होती है। अंधे को अंधा नहीं बोलते, राइट, वैसी बात होती है। तो हैंडीकैप डिसेबल्ड को हम डिसेबल्ड करके नहीं बोलते, हम उससे क्या बोलते हैं? स्पेशली एबल्ड। हम उसे क्या बोलते हैं? स्पेशली एबल्ड। तो यहाँ पे सेंटेंस है कि उसके स्पेशली एबल्ड सन एक्चुअली में जो हैंडीकैप है बेसिकली, राइट, डिसेबल्ड है वो किसी तरह से, उसने बहुत अच्छा किया अपने लाइफ में। सो हमने स्पेशली एबल्ड वर्ड यूज किया इंस्टेड ऑफ हैंडीकैप या डिसेबल्ड, तो दैट इज यूफेमिज्म। थर्ड एग्जांपल देखेंगे। आई हैव टू लेट यू गो, तो अब किसी एम्प्लॉय को मुझे निकालना है, लेकिन मुझे उसे बुरा, लाइक डायरेक्टली नहीं ऐसा बोलना कि बुरा लगे, दैट यू आर फायर्ड, ऐसा नहीं बोलना है मुझे, तो मैं उसे क्या बोलूंगा? सॉरी, आई हैव टू लेट यू गो, मतलब मुझे तुम्हें जाने देना होगा, मतलब तुम यहाँ काम नहीं कर सकते हो। इन शॉर्ट, यू आर फायर्ड। तो यू आर फायर्ड हम डायरेक्टली नहीं बोलना चाहते, तो ये हम माइल्डली कैसे बोलेंगे, ये आइडिया को माइल्डली कैसे बोलेंगे? तो यहाँ पे सेंटेंस जो काफी कॉमनली यूज होता है, आई हैव टू लेट यू गो। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। आई होप आप लोग वीडियो पॉज कर करके लाइक लिख रहे हैं। इन्वर्जन 13th हमारा नंबर है। इन्वर्जन, इन्वर्जन के अंदर क्या होता है? नाम से ही अगेन इनवर्स, इनवर्स यानी उल्टा। तो सेंटेंस का जो सीक्वेंस होता है वो हमने आगे पीछे कर दिया होता है, इसे इन्वर्जन कहते हैं। हमने एक पोएम करी थी जिसमें बहुत सारे इन्वर्जन के एग्जांपल्स थे, तो वो आपको एक्चुअली पता लगाना है। उसमें से मैंने खाली एक यहाँ पे सेंटेंस यूज किया है जो हम देखेंगे। ओके, लेट्स रीड दैट। इन्वर्जन, when words are rearranged, arrangement rearrange हो गया, rearranged, instead of following their standard order, it is known as inversion. Basically words or phrases are inverted उल्टा, instead of following their correct grammatical order. तो वो grammatical order follow नहीं करता है, grammatically opposite होता है, right, grammatically incorrect होता है sentence actual में, but वो poetries and ये सब में हम dramatic effect के लिए ऐसा यूज करते हैं। It is a style of writing. Example, टू द पिकनिक वी शाल गो। तो ऐसा सेंटेंस नहीं होता ना, एक्चुअल में क्या होता है? वी शाल गो टू द पिकनिक, वी शाल गो टू द पिकनिक, ये होता है। लेकिन हमने क्या बोला? टू द पिकनिक वी शाल गो। तो ये अरेंजमेंट वर्ड्स का पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि कुछ तो चेंज्ड है, तो इसे इन्वर्जन कहते हैं। नेवर अगेन विल यू डिसअपॉइंट मी, तो ये क्या बोल रहा है कि एक्चुअल में ये सेंटेंस कैसा होना चाहिए था? यू विल नेवर डिसअपॉइंट मी, तुम अगली बार कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे, मुझे निराश नहीं करोगे। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? नेवर अगेन विल यू डिसअपॉइंट मी। ओके, तो ये रीअरेंजमेंट ऑफ अगेन वर्ड्स हो गए। रेस्ट इन द बॉटम ले, तो हमने ये किया था पोएम, उसमें से ही मैंने लिया रेस्ट इन द बॉटम ले। तो रेस्ट हमने देखा था जब बॉटल पूरी खाली कर दी थी, आपको बताना कौन से पोएम में से मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो लास्ट में रेस्ट बचा था, तो लास्ट में रेस्ट बचा था, तो ले, तो इसका एक्चुअल में कैसा होना चाहिए था? रेस्ट ले इन द बॉटम, यानी सबसे लास्ट में, बॉटम में सबसे नीचे रेस्ट था।
तो यहाँ पे उन्होंने क्या सेंटेंस क्या यूज किया था राइटर ने, रेस्ट इन द बॉटम ले, तो ये अगेन रीअरेंजमेंट हो गया, इन्वर्जन का एग्जाम्पल हो गया। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये कौन से पोएम से हमने लिया। 14th वाला है आपका पन। पन यानी कि हम बोलते हैं जनरली, आपने सुना होगा पन इंटेंडेड, पन इंटेंडेड यानी कि मजाक, जोक, पन यानी जोक होता है। तो जोकिंग वे में हमें कुछ ये करना है, ह्यूमर क्रिएट करने के लिए। इन दिस मोड ऑफ स्पीच द वर्ड्स आर यूज्ड इन अ वे सो एज टू क्रिएट अ ह्यूमर, उससे ह्यूमर क्रिएट होता है। द स्टेटमेंट हैज मल्टीपल मीनिंग्स, उसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं इन अ जोकिंग वे, ओके, उसके बहुत सारे मजाकिया मीनिंग हो सकते हैं। अब आपको आई डोंट नो एक बार में ये रीड करके समझ में आएगा, बट लेट्स सी। अ हॉर्स इज अ स्टेबल एनिमल, सो आपको ये समझना चाहिए, बहुत फनी लाइन है, क्योंकि स्टेबल वर्ड के बहुत सारे मीनिंग है। स्टेबल यानी कि जिस जगह पे वो रहता है हॉर्स, उसे भी स्टेबल कहा जाता है, राइट। एंड स्टेबल यानी कि लाइक स्टेबल रहना, लाइक बैलेंस्ड रहना, राइट। सो यहां पर उसको पन, एज अ पन इंटेंडेड, उसको जोक में बोला गया कि हॉर्स इज अ स्टेबल एनिमल, तो वो स्टेबल में रहने वाला एनिमल भी है और स्थिर, स्टेबल है, तो स्टेबल एनिमल। सो ये जोक है यहां पे। नाउ यू वर राइट, यू वर राइट सो आई लेफ्ट, तो अगेन यहां पे आपको आई डोंट नो समझा कि नहीं, बट इट इज यू वर राइट, तुम सही थे इसलिए मैं चला गया, ये मीनिंग है। एक दूसरा मीनिंग है यू वर राइट, तुम राइट साइड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड वैसा वाला मीनिंग है। यू वर राइट सो आई लेफ्ट, तुम राइट तो मैं लेफ्ट हूं, ऐसा। तो ये अगेन इट इज ह्यूमर क्रिएटिंग सेंटेंस। थर्ड वाला एग्जांपल है, he was studying the cause of lightning when it struck him, तो अगेन वो लाइटनिंग की पढ़ाई कर रहा था और लाइटनिंग स्ट्रक होती है, ओके, लाइटनिंग जब गिरती है तो उसे स्ट्रक, लाइटनिंग स्ट्रक हिम ऐसा होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या यूज किया गया है, स्ट्रक, यानी कि स्ट्रक का दूसरा मीनिंग क्या होता है कि उसको क्लिक हुआ, उसको समझ में आया, उसको ये रियलाइज हुआ, तो स्ट्रक का मतलब ये भी होता है। तो यहाँ पे क्या यूज किया गया है वो लाइटनिंग और स्ट्रक वर्ड का, ही वॉज स्टडिंग द कॉज ऑफ लाइटनिंग, वो कॉज ऑफ लाइटनिंग पढ़ रहा था, तभी उसे वो चीज रियलाइज हुई, तभी उसे वो ख्याल हुआ, तो स्ट्रक हिम, व्हेन इट स्ट्रक हिम। तो दिस इज काइंड ऑफ अ पन, दिस इज काइंड ऑफ अ ह्यूमर क्रिएट करने के लिए ऐसा राइटिंग लिखा गया है। अगेन ये सब चीजें ज्यादा सेंस बनेगी अगर आप बहुत सारी लाइक यू नो रीडिंग करते हो, अलग अलग आर्टिकल्स, अलग अलग स्टोरीज वगैरह रीड करते हो, तो ये सारे क्या होगा ना, आप एक्चुअल में ये सब देखोगे, रीड करोगे सेंटेंसेस, तो ज्यादा आप क्लिक कर पाओगे ये सारी चीजों को। तो एज ऑलवेज आई वुड एडवाइज यू, बहुत सारी चीजें रीड करो, रीड इट, इंग्लिश रीडिंग बहुत ज्यादा करो, अलग अलग स्टोरीज पढ़ो, आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, तो रीड सम स्टोरीज, रीड सम पोएट्रीज, ओके। 14th वाला है एंटीथीसिस, तो ये नाम से ही आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, एंटीथीसिस क्या होता है। दिस इज फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस कॉन्ट्रास्टिंग और ऑपोजिट आइडियाज इन द सेम स्टेटमेंट। तो एंटीथीसिस में हम लोग ऑपोजिट वर्ड्स, ऑपोजिट आइडियाज प्रेजेंट करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, टू अ इज ह्यूमन, अ यानी एरर, ठीक है, टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। तो देखिए एरर करना ह्यूमन का काम है, फॉरगिव करना डिवाइन यानी भगवान का काम है। तो एरर, फॉरगिव, ह्यूमन, गॉड, तो ये ऑपोजिट एंटीथीसिस का एग्जांपल हो गया, ऑपोजिट आइडियाज, कॉन्ट्रास्टिंग चीज हमने यहाँ पे बताई है कि टू अ इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। नेक्स्ट देखेंगे, सो नियर येट सो फार। अब देखिए अगेन, मेरे इतने पास लेकिन मेरे मुझसे इतने दूर, लाइक ऐसा इसका मीनिंग होता है। तो एक्चुअल में नियर फार दोनों ऑपोजिट चीज होगी, तो एंटीथीसिस हो गया इसके अंदर अगेन, टू सो नियर मेरे इतने करीब, फिर भी मुझसे इतने दूर, सो नियर येट सो फार। थर्ड वाला एग्जांपल देखेंगे, रूड वर्ड्स ब्रिंग अबाउट सैडनेस बट काइंड वर्ड्स इंस्पायर जॉय। तो इसमें दो तीन, रूड और काइंड भी ऑपोजिट हो गए, सैडनेस और जॉय भी ऑपोजिट हो गए। तो रूड का ऑपोजिट, बेसिकली एकदम सिंपल सा था, इसका मीनिंग समझाने की जरूरत नहीं है, कि रूड वर्ड से आपको सैडनेस होता है एंड काइंड वर्ड से जॉय, लोग खुश होते हैं, राइट। सो एंटीथीसिस, जिसमें हम कॉन्ट्रास्टिंग ऑपोजिट आइडियाज एक ही स्टेटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। 15th वाला है इंटरोगेशन। इंटरोगेशन ये आपको पता होगा, क्वेश्चन मार्क वाला इंटरोगेशन होता है, लेकिन इसके अंदर नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं होते, जनरली इसके अंदर वो क्वेश्चंस होते हैं जिसके एक्चुअल में आंसर आपको नहीं देने होते। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरोगेशन टाइप को, ऑल्सो इस फिगर ऑफ स्पीच को हम रिटोरिकल क्वेश्चंस भी कहते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चंस भी कहते हैं, ओके। सो इंटरोगेशन में एक्चुअल में हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, वी जस्ट, वो क्वेश्चन होता है बट उसका आंसर नहीं देना होता, ओके।
This is used when a statement is put forward in a questioning way without expecting an answer in return. तो questioning way होगा लेकिन एक्चुअल में उसका आंसर नहीं देना होता. Let's see the example और क्लियर हो जाएगा. So क्वेश्चन मार्क से एंड होगा ये स्टेटमेंट्स. एग्जाम्पल, आर यू क्रेजी? तो हम ऐसा कितनी बार बोलते हैं, क्या एक्चुअल में हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आर यू क्रेजी? नहीं ना, उसके हम उसका आंसर देने का वेट तो नहीं करते. हम जनरली किसी को बोलते हैं ना पागल है क्या, तो एक्चुअल में हम उसको पूछ रहे हैं क्या पागल है क्या? नहीं ना, हम वो कहने का स्टेटमेंट तरीका है हमारा, राइट, कि तू ऐसी बात कर रहा है कि तू पागल है, राइट. सो आर यू क्रेजी, तो ये आपको समझना. सो सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे. Am I an idiot to fall for your lies again? तो अब सच में वो किसी की झूठ सुन सुन के परेशान हो गया और वो आदमी सामने वाले से पूछ रहा है, क्या मैं पागल दिखता हूं जो तुम्हारी बात में फिर से आ जाऊंगा, तुम्हारे झूठ को मैं सच मान लूंगा? तो ये जब मैं बोल रहा हूं तो क्या मैं उस आदमी को सच में पूछ रहा हूं क्या, जिसका उसको जवाब देना नहीं नहीं तुम पागल नहीं हो? नहीं ना, ये बस एक कहने का तरीका है. Am I an idiot to fall for your lies again? क्या मैं इडियट हूं? तो सच में वो सामने वाला जवाब नहीं देगा यस यू आर या नो यू आर नॉट एन इडियट, ऐसा नहीं होगा, राइट. ये कहने का तरीका है सर, जिसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है. थर्ड वाला एग्जांपल, कैन यू इमेजिन दैट? तो हम ऐसा बोलते हैं ना, क्या तुम सोच सकते हो ऐसा, क्या क्या मतलब कैन यू इमेजिन दैट? तो रियल में वो नहीं पूछ रहा है उसको कि इमेजिन कर पाते हो कि नहीं, वो बस बोलने का तरीका है. कैन यू इमेजिन दैट, ऐसा हो गया उसके साथ, क्या तुम सोच सकते हो ऐसा हो गया उसके साथ. तो वो सच में वो जवाब नहीं देगा उस चीज का, मैं सोच सकता हूं या मैं नहीं सोच सकता हूं. वो खाली उस एक्चुअल में जो भी बात चल रही होगी वो मीनिंग कन्वे करेगा कि हाँ उसके साथ बुरा हुआ, राइट, ऐसा. सो कैन यू इमेजिन दैट, क्या तुम वो सोच सकती हो? ओके, सो आई होप थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आपकी रीडिंग स्किल्स इतनी नहीं है, अगर आप ये सब सेंटेंसेस से ज्यादा डील नहीं करते ऐसे सिचुएशन से. सो आई वुड अगेन सजेस्ट यू प्लीज रीडिंग करिए थोड़े से. एक्सक्लेमेशन, ये भी आप, ये सबसे कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है जो आप जानते होंगे कि एक्सक्लेमेशन भी एक टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम कोई भी चीज इमोशन जॉय को बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होके बताना चाहते हैं. एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल होता है इसमें. कॉमन सेंस एग्जांपल्स रीड करेंगे डायरेक्ट इसका. आई एम फाइनली गोइंग टू बाय दैट बुक टुडे, तो मैं आखिरकार आज मैं वो किताब ले लूंगा. तो ये बहुत ही एक्साइटमेंट में मैं बोल रहा हूँ कि आज वो दिन आ गया जब मैं फाइनली वो बुक लेने का मौका मिल रहा है. आइसक्रीम संडेज आर माई फेवरेट, तो आइसक्रीम बहुत ही पसंद है तो इसलिए संडेज को आइसक्रीम खाते हैं, तो इसलिए वो आइसक्रीम संडेज आर माई फेवरेट. तो ये अगेन एक्साइटमेंट वाला स्टेटमेंट हो गया जिसमें एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल होता है. शी इज सच अ काइंड सोल, तो अगेन किसी के बताने, किसी के बारे में बोल रहे हैं हम, काइंड सोल, शी इज सच अ काइंड सोल. वाओ, ताजमहल इज अमेजिंग टू लुक एट, तो एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट हो गया विच इज अ फिगर ऑफ स्पीच. 16th वाला देखेंगे, क्लाइमैक्स. तो ये नाम से ही पता होगा पिक्चर का क्लाइमैक्स क्या होता है, सब कुछ धीरे 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 इंक्रीजिंग ऑर्डर होके फिर बंद एंड, राइट. So in this type of speech, words or phrases are arranged in ascending order of importance basically. जितना importance increasing, that is also called increasing order of importance में हम उसको लगाते हैं, धीरे 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 बढ़ते जा रहा है. Okay, examples देखेंगे. To catch up and to win, तो catch up और फिर जीतेगा, right? तो catch up पहले फिर win, तो ये climax हो गया. To infinity and beyond, तो infinity के भी आगे, तो to infinity and beyond, ये statement टॉय स्टोरी के डायलॉग से लिया गया है. टू इंफिनिटी एंड बियॉन्ड. थर्ड एग्जांपल, इफ यू थिंक दैट्स बैड इट गेट्स वर्स, तो बैड का और एक बेटर, मतलब बैड से और बुरा क्या हो सकता है, वर्स हो सकता है, राइट. सो तुम्हें लगता है ये बुरा है, रुको जरा, और बुरा होने वाला है, ऐसा. सो इफ यू थिंक दैट्स बैड इट गेट्स वर्स, तो बैड वर्स, तो ये क्लाइमैक्स हो रहा है. ओके, असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑर्डर में उसको हमने अरेंज किया है, सेंटेंस को, वर्ड्स को, और उसका मीनिंग निकाला. दैट्स अ क्लाइमैक्स. नाउ एंटी क्लाइमैक्स, तो ये आपको कॉमन सेंस वर्ड से ही समझ में आ जाएगा. एंटी क्लाइमैक्स क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा. दिस इज द ऑपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स. इसके अंदर वर्ड्स फ्रेज आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, यानी कि इंपॉर्टेंट चीज पहले, फिर कम इंपॉर्टेंट चीज, फिर और कम इंपॉर्टेंट चीज, वैसे कम इंपॉर्टेंट चीज. एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा. He lost his family, his car and cell phone. तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फैमिली.
फिर उसके बाद कार, फिर सेलफोन, राइट? सेलफोन इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा चीज हो गया, राइट? सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, दैट इज एंटी क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स का उल्टा। शी इज अ ग्रेट राइटर, अ मदर एंड अ गुड ह्यूमरिस्ट। तो सबसे पहले तो एक महान राइटर है, फिर एक मदर है और एक ह्यूमरिस्ट भी है, यानी मजाक मजाकिया लिखने वाली, या ह्यूमरिस्ट उसे कहते हैं, अ गुड ह्यूमरिस्ट। सो एंटी क्लाइमैक्स अगेन डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंस में लिखना। ओके, सो लास्ट वन है हमारा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच कंबाइंस टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स फॉर शार्प एम्फेसिस और इफेक्ट। तो इसके अंदर हम लोग दो ऑपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि ऑपोजिट, दो ऑपोजिट वर्ड्स को हम लोग साथ में यूज करेंगे कोई चीज को ड्रामेटिकली एम्फसाइज, किसी चीज पे ज्यादा फोकस देने के लिए। एग्जाम्पल देखेंगे, ज्यादा समझ में आएगा आपको। डेफनिंग साइलेंस, तो यहाँ पे आपको समझना है डेफनिंग साइलेंस, एकदम जो डेफ कर दे वैसी साइलेंस। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ज्यादा क्लियर होएगा। क्लियरली कंफ्यूज्ड, तो क्लियर का मीनिंग होता है सब कुछ क्लियर होगा, क्या आपको क्लियर हुआ सब कुछ, या आप कंफ्यूज्ड हो? तो दोनों ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं किसी चीज को और शार्पली एम्फसाइज करने के लिए। तो क्लियरली कंफ्यूज, तो यहाँ पे किस चीज को एम्फसाइज किया जा रहा है? कंफ्यूजन को एम्फसाइज करने के लिए उसका ऑपोजिट वर्ड यूज किया गया है, क्लियरली कंफ्यूज्ड। बिटर स्वीट, तो बिटर और स्वीट दोनों ऑपोजिट वर्ड हो गया अगेन। ओरिजिनल कॉपीज, तो कॉपी करना मतलब ओरिजिनल या कॉपी दोनों ऑपोजिट चीज है, लेकिन ओरिजिनल कॉपीज, तो ये पूरा अगेन दिस टाइप ऑफ फ्रेज, दिस टाइप ऑफ टू वर्ड्स आर कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच। ट्रैजिक कॉमेडी, तो कॉमेडी अलग चीज होती है, ट्रैजिक स्टोरी अलग होती, कॉमेडी अलग होती, बट ट्रैजिक कॉमेडी, तो ये दोनों अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स एक साथ, दैट इज अ ऑक्सीमोरॉन। ओके, एंड दैट इज द एंड ऑफ टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। प्रैक्टिस के लिए आपको ये जो चार पोएम्स हमारी हो चुकी है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, एनिमल्स 2.1 यूनिट 2 में, एंड 2.4 द पुल्ली, इसमें से जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच है आपको सॉल्व करने हैं एंड कमेंट सेशन में मैक्सिमम मुझे बताना है, मैक्सिमम आंसर करना है। जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच आप फाइंड आउट करते हो उसके अंदर कौन से टाइप फाइंड आउट करते हैं, कौन से स्टेटमेंट है फिगर्स ऑफ स्पीच के, आपको बताने हैं। मैंने कुछ इसमें एक्चुअली एग्जांपल में यूज किए थे ताकि आप कनेक्ट कर सको उसके साथ। सो आप ये पोएम पढ़ोगे और फिगर्स ऑफ स्पीच ढूंढोगे, आपके एक्सरसाइज में पीछे है, और वो आप मुझे ढूंढ के कमेंट में बताओगे। आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको अच्छा लगा, and thank you so much. Share the video, subscribe to the channel, and thank you so much. Bye, take care.